हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पढ़ रहे थे और उसमें मैस्लो की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। अब जो सेकंड थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, वो है कार्ल रॉजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कार्ल रॉजर्स की जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, ये बेसिकली फिनोमोलॉजिकल है। फिनोमिना होता है ना, जैसे कोई भी एक्सपीरियंस होता है, किसी को लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेस पे पर्सनालिटी बनती है, उसको हम बोलेंगे फिनोमिनोलॉजिकल। अब इसको ब्रेक करके पढ़ोगे, फिनोमिनोलॉजिकल। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हो। आपके साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके बेस पे आप अपने आसपास की वर्ल्ड को एक्सपीरियंसेस करते हो, और ये कॉन्शियसली होते हैं, क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस करते हो कोई चीज़ तो आप कॉन्शियस होते हो। तो इसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल। तो ये थ्योरी फिनोमिनोलॉजिकल है, एक्सपीरियंस को बहुत फोकस देती है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, उनकी फीलिंग्स को, उनकी वैल्यूज़ को, जो भी उनकी एक्सप्रेशंस हैं इनर लाइफ के बारे में। और ये कॉन्शियसली होती है ये सारी चीज़ें, अनकॉन्शियस मोटिव्स नहीं है। थ्योरी को सेल्फ थ्योरी भी बोला जाता है और इसी का नाम है पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। तो क्लाइंट, आपको कहीं पे नाम दिखे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी या पर्सन सेंटर्ड थ्योरी या सेल्फ थ्योरी, तो वो सारी चीज़ें इसी थ्योरी की बात कर रही हैं। तो इसमें कहते हैं कि एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है, जो एक हेल्दी पर्सनालिटी उसको कहेंगे जिसकी अपनी सेल्फ और अपने आइडियल सेल्फ के साथ कॉन्ग्रुएंसी होती है। मतलब जो अपने आप को अपने सेल्फ को, अपने आप को, और जो आइडियल सेल्फ है जो वो बनना चाहता है, उन दोनों चीज़ों को एक साथ देखता है, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है। Healthy individual will tend to see congruence between their sense of who they are and who they feel they should be. सेल्फ क्या है जो वो प्रेजेंटली है, और आइडियल सेल्फ क्या है जो वो बनना चाहता है। तो जब वो दोनों चीज़ों को वो एक साथ देखता है तो उसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, और वो हर एक इंडिविजुअल में, हेल्दी इंडिविजुअल में होना चाहिए ऐसा। तो पहली कंडीशन उन्होंने ये बोली कि हेल्दी डेवलपमेंट अगर चाहिए पर्सनालिटी में तो उसको अपने आप को और अपने आइडियल सेल्फ को एक साथ देखना है। दूसरी कंडीशन ये बोली कि एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, अब अगर किसी भी पर्सन को अपने लिए हेल्दी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए उसका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक एम्पैथी होनी चाहिए उसके लिए एनवायरनमेंट में। तो जब भी वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी करते थे या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी करते थे तो वो अपने क्लाइंट को एम्पैथी प्रोवाइड करते थे। एम्पैथी मतलब उसकी तरह ही सोचना, उसकी तरह ही फील करना। दूसरी चीज़ ओपननेस होनी चाहिए, कोई उसमें हिडन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई शाइनेस नहीं होनी चाहिए। जो भी वो बात करना चाहते हैं अपने क्लाइंट से या क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट से, वो ओपननेस होनी चाहिए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, कि जो भी वो बोल रहे हैं उसको जज नहीं किया जाएगा, पॉजिटिवली लिया जाएगा। उसकी हर बात को, उसकी फीलिंग्स को, बिलीफ को पॉजिटिवली लिया जाएगा, उसको जज नहीं किया जाएगा उसके बेस पे। तो थेरेपिस्ट यहाँ पे एक क्लाइंट को अपने एम्पैथी, ओपननेस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करता है, और उसके बेस पे वो जो क्लाइंट होता है वो अपनी जो अंदर की थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब उससे डिस्कस करता है और अपने आप को समझता है। अपने आप को खुद समझने की बात हो रही है यहाँ पे। थेरेपिस्ट एक तरीके से खाली एक मीडियम है जिसके थ्रू वो अपनी बातें डिस्कस करके अपने आप को समझ रहा है। ये नॉन डायरेक्टिव थेरेपी होती है। नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, कि थेरेपिस्ट इज सिंपली अ मिरर हु रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स। कि थेरेपिस्ट एक मिरर की तरह काम कर रहा है सिर्फ, जो उसके क्लाइंट की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। थेरेपिस्ट अपना कुछ इसमें ऐड नहीं कर रहा है, वो खाली सुन रहा है, उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लाइंट अपने आप को खुद समझने की कोशिश करता है। 3 हेडिंग्स में डिस्कस करी हुई है थ्योरी रॉजर की। पहला है एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये कहते हैं कि पर्सनालिटी के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑर्गेनिज्म, दूसरा सेल्फ। ऑर्गेनिज्म खुद, जो कि बहुत रैशनल है, बहुत लॉजिकल है। ये भी बहुत पॉजिटिवली लेते हैं व्यू पॉइंट को, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। तो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म बहुत रैशनल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, और एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है। और हर एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ही नेचर होता है, बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत पॉजिटिव। ठीक है।
और जो उसकी फिनोमिनल फील्ड होती है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो खाली उसी को पता होता है। तो जो पर्सन है, पर्सन का जो एक्सपीरियंस है ये उसकी फिनोमिनल फील्ड है जिसके बीच में वो पर्सन है। तो इस पर्सन को ही सिर्फ पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो जब हम उसके साथ एम्पैथाइज करते हैं तो हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं और उसके लेवल पे जाके उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन है, ये उसके एक्सपीरियंसेस है। यहाँ पे थेरेपिस्ट है, सामने बैठा हुआ है, ये थेरेपिस्ट है। अब थेरेपिस्ट को नहीं पता कि उस टाइम उस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और क्या है, तो पर्सन अपनी फीलिंग्स और बिलीव्स उसके साथ डिस्कस करता है। थेरेपिस्ट खाली उसके साथ एम्पैथाइज करता है, उसको हेल्प करता है उस चीज़ को समझने में। तो यहाँ पे फिनोमिना के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस दिया हुआ है कि जो पर्सन के खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो उसके अलावा कोई और नहीं जानता। इसलिए अपने आप को खुद ही समझना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड आपको कोई और समझाए। आप अपने थेरेपिस्ट पर इस चीज़ के लिए डिपेंड मत हो कि वो आपको आके समझाए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं और क्या क्या चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है। ये बोल रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको खुद पता है, तो आप खुद अपनी लाइफ को समझो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। थेरेपिस्ट सिर्फ आपको एम्पैथाइज करेगा। Roger emphasized that individual way of behaving depends on phenomenal field subjective reality and not upon stimulating conditions external reality। ये कह रहे हैं कि जो ये फील्ड है, जो कि एक पर्सन की सब्जेक्टिव रियलिटी है, वो उसी के बेस पे बिहेव करता है, ना कि एक बाहर की रियलिटी जो कि एक्सटर्नल है उसके बेस पे। हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है, जिसको हम सब्जेक्टिव रियलिटी कहेंगे क्योंकि वो हमारे व्यू पॉइंट से है। और ये जो रियलिटी है हमारी फिनोमिनल फील्ड है, ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों एक्सपीरियंसेस को मिला के बनी है। हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस और हमारे अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इन दोनों को मिला के बनी है। तो जो भी हमारे साथ होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं, वो हमारी रियलिटी और उसी के बेस पे हम बिहेव करते हैं। ओके और यही फील्ड को समझ, यही पर्सनालिटी को समझने के लिए किसी की इस फील्ड को समझना ज़रूरी है। और ये फील्ड जब पर्सन खुद समझ जाए अगर कि उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए और उसने उस टाइम पे कैसे बिहेव करा और उसके पीछे क्या रीज़न था, जब पर्सन खुद अंडरस्टैंड कर जाए, बेशक वो बोल बोल के क्लाइंट को, उसको थेरेपिस्ट को बता रहा है, लेकिन जब वो बोल रहा है, उससे बात कर रहा है, तो वो खुद भी साथ साथ उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक तरीके से खुद भी समझ रहा है अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को। The person tends to check his or her experiences against the reality। पर्सन खुद अपने एक्सपीरियंस को रियलिटी के साथ चेक करता है, मेजर करता है। और इससे क्या होता है, द टेस्टिंग ऑफ रियलिटी प्रोवाइड विद डिपेंडेबल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड सो दैट वन इज एबल टू बिहेव रियलिस्टिकली। तो जब वो अपने एक्सपीरियंसेस को रियलिटी के साथ कंपेयर करता है तो उसको ज़्यादा नॉलेज होती है अपने आसपास की दुनिया की, अपने वर्ल्ड की, और वो उस तरीके से ज़्यादा बेटर बिहेव कर पाता है। तो सारी चीज़ें घूम फिर के यहाँ पर्सन के ऊपर ही आ रही है, इसलिए इसको पर्सन सेंटर्ड बोला है कि वो खुद अपना इलाज खुद कर रहा है। थेरेपिस्ट उसको खाली एक एनवायरनमेंट दे रहा है जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव रिगार्ड है उसके लिए और बहुत एम्पैथी है। दूसरा जो चीज़ इन्होंने बोली, ऑर्गेनिज्म एक पहली चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सेल्फ, और सेल्फ में भी दो चीज़ें होती हैं, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। Rogers defines self as organized and consistent conceptual gestalt composed of perception of characteristics of the I or me। तो ये कह रहे हैं कि सेल्फ क्या है, और एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है, उसके अंदर सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, कंसिस्टेंट हैं। कॉन्सेप्चुअल जेस्टॉल्ट मतलब एज अ होल पर्सनालिटी को देखा है इन्होंने। जेस्टॉल्ट जहाँ पे भी वर्ड आ जाए मतलब वो पूरे एक पर्सनालिटी एज अ होल की बात कर रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, पूरी पर्सनालिटी की। और उसके अंदर आई और मी जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जब आप अपनी बात कर रहे हो। और रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में क्या फ़र्क है, रियल वो है जो आप हो प्रेजेंटली, और आइडियल जो आप बनना चाहते हो। रियल सेल्फ विच इज़ क्रिएटेड एंड डेवलप थ्रू एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी एंड इट इज़ द सेल्फ दैट वन कैन बिकम। तो रियल सेल्फ क्या है, जो आप प्रेजेंटली हो और आप आगे जाके उसको एक्चुअलाइज करोगे और ज़्यादा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन कभी कभी सोसाइटी की डिमांड इस तरह की होती है कि हम एक्चुअलाइजिंग नहीं कर पाते हैं, हम अपने पोटेंशियल को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम अपने ड्यूटीज़ और अपनी और चीज़ों में फंसे रह जाते हैं जो हमारी सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं।
आइडियल सेल्फ क्या है? ये आइडियल सेल्फ वो है जो कि एक सोसाइटी में एक आइडियल पर्सन की होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि ये एक आइडियल पर्सन है। और ये पर्सनालिटी जो है वो उसके अंदर ये चीज़ें हिडन होती हैं। आइडियल सेल्फ आप कभी इतना ज़्यादा आइडियल बन नहीं पाते हो एक्चुअली में, जितना आइडियल एक आपसे डिमांड करती है सोसाइटी, आप उतना आइडियल बन नहीं पाते हो, क्योंकि सबके अंदर कमियां होती हैं। तो ये हिडन पर्सनालिटी होती है। और वन कुड बी गिवन राइट सर्कमस्टांसेस विद इन सोसाइटी फॉर एन इंडिविजुअल टू बी ट्रूली हैप्पी। तो अगर किसी को अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंचना है या सेल्फ एक्चुअलाइज करना है तो उसको राइट सर्कमस्टांसेस मिलने चाहिए, उसको सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सही सर्कमस्टांसेस मिलने चाहिए, ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके और अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंच सके। फॉर एन इंडिविजुअल टू बी ट्रूली हैप्पी एंड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू बी रियलाइज्ड, द पब्लिक एंड हिडन सेल्फ मस्ट बी सिमिलर एज पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ सेम होगा उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा आप सैड रहोगे। मतलब आप जो हो और आप जो बनना चाहते हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा गैप है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो पास पास ही है, थोड़ा सा मेहनत करके आप आइडियल बन सकते हो, तो वो उससे आपको ज़्यादा खुशी होगी। फिर आते हैं कॉन्ग्रुइटी और इनकॉन्ग्रुइटी में। कॉन्ग्रुइटी का मतलब है जब आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज तीनों को एक साथ देखते हो। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। When the symbolized experiences that constitute self faithfully mirror the experiences of the organism। एक सिम्बोलाइज एक्सपीरियंसेस होते हैं। सिम्बोलाइज एक्सपीरियंसेस मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको आप बहुत वैल्यू देते हो, जिनको आप बहुत आइडियल मानते हो। अगर वो एक्सपीरियंसेस आपके एक्चुअल एक्सपीरियंस के जैसे सेम है तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है। सेल्फ वर्थ का मतलब है अपने आप को कितना काबिल समझते हो आप। ऐसे ही सेल्फ इमेज होती है कि आप अपने सेल्फ को कितना पॉजिटिवली देखते हो, कितना नेगेटिवली, और ऐसे ही आइडियल इमेज होती है। तो जब आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज, अगर मैं कॉन्ग्रुइटी की बात करूँ तो ये 3 सर्कल्स हैं इस तरीके से। एक सर्कल है सेल्फ वर्थ, एक सर्कल है आपका सेल्फ वर्थ का, दूसरा सर्कल है सेल्फ इमेज का, और तीसरा सर्कल है आइडियल इमेज का। जब ये तीनों ऐसे आपस में पास पास होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुइटी या कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज दोनों बहुत पास पास हैं। तो आप अपने आप को बहुत पॉजिटिवली देखते हो, आप अपने आप को बहुत एडजस्टेड सोचते हो, बहुत मैच्योर और बहुत फुली फंक्शनिंग समझते हो कि आपने बहुत एक लेवल अचीव कर लिया जो एक पर्सन को कर लेना चाहिए, हर एक पर्सन को। ये थोड़ा सा रियल कम होता है क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा अपनी आइडियल इमेज के क्लोज नहीं होते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ रीच होती है ये चीज़ें। और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं कभी कभी जो हम मीट नहीं कर पाते हैं, हम आइडियल नहीं बन पाते हैं हर जगह। आप हर जगह तो आइडियल नहीं हो ना, आप एक आइडियल एम्प्लॉय, ज़रूरी नहीं आप एक आइडियल एम्प्लॉय हो, या ज़रूरी नहीं आप एक आइडियल स्टूडेंट हो, या आइडियल सन हो, आइडियल डॉटर हो। हम हर जगह एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं आइडियल होने का, और हमें राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कई बार। तो इसलिए ये चीज़ अचीव करनी थोड़ी मुश्किल है, जिसको कॉन्ग्रुइटी या कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। अगर इनकॉन्ग्रुएंस की बात करें तो उसमें ये चीज़ें दूर दूर होती हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ये होता है इनकॉन्ग्रुइटी या इनकॉन्ग्रुएंस, जिसमें आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज बहुत दूर है। मतलब आप जो अपने आप को सोचते हो और जो इतना आप काबिल समझते हो और जितना आइडियल आप बनना चाहते हो, उसमें अभी बहुत गैप है और बहुत टाइम लगेगा उसको भरने में। तो उसमें ऑर्गेनिज्म खुश नहीं होता है। So, according to Rogers, most of the ways of behaving that are adopted by organism are those that are consistent with the concept of self. In some instances, behavior may be brought about by organic experiences and needs which have not been symbolized. Such behavior may be inconsistent with the structure of self, but in such instances, the behavior is not owned. तो क्या होता है जब आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है अपने बिहेवियर को लेके, तो आप अपने आप को उसी तरीके से चेंज करने लग जाते हैं क्योंकि आपका थॉट नेगेटिव हो जाता है।
और पॉजिटिविटी आती है तो आप उस तरीके से बिहेव करते हो क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज और आपका सेल्फ वर्थ पॉजिटिव होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनालिटी को। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब इनकॉन्ग्रुएंट इंडिविजुअल होता है वो हमेशा एक डिफेंसिव मोड पे होता है। जो ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसको लगता है कि वो फुली फंक्शनिंग नहीं है या फिर आइडियल नहीं है, उसके अंदर बहुत कमियां हैं, तो वो अपने आप को एक डिफेंसिव मोड पे ले आता है। डिफेंसिव मोड मतलब वो ऐसे बहाने ढूंढने लगता है जिससे वो दूसरों को ये एक्सप्लेन कर सके कि वो क्यों आइडियल नहीं है, वो क्यों इतना काबिल नहीं है। तो उस डिफेंसिव मोड को इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म बोला है। और दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं, एक है डिस्टॉर्शन, दूसरा है डिनाइल। डिस्टॉर्शन में वो कह रहे हैं कि वो अपनी रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट कर देते हैं, परसेप्शन को ही चेंज कर देते हैं। पहले वो अपने आप को जिस तरीके से देख रहे थे वो टोटली बदल के अपने आप को दूसरे तरीके से देखने लग जाते हैं, जिससे उनको ये फील ना हो कि शायद वो सेल्फ वर्थ वो नहीं है इतने। तो जब वो अपनी परसेप्शन को ही टोटली चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। और डिनाइल मतलब वो मानते ही नहीं है, डिनाई कर देते हैं। डिनाइल ये वाला सेम है जो सिगमंड फ्रॉइड का डिफेंस मैकेनिज्म था। डिनाइल मतलब वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी है या वो इनकॉन्ग्रुएंट है या उनके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है या उनकी सेल्फ इमेज ठीक नहीं है। तो या तो डिस्टॉर्ट कर देना कि जो उनको समझ में आ रहा है उसको टोटली डिस्टॉर्ट करके चेंज कर देना, अपनी परसेप्शन ही चेंज कर दो, या फिर डिनाइल कर लो, उसको मानो ही मत, मानने से ही इनकार कर दो। तो ये दो डिफेंस मैकेनिज्म है और ये तब अडॉप्ट करते हैं लोग जब वो इनकॉन्ग्रुएंट सिचुएशन में होते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी वैसे ही है जैसे मैस्लो की उसमें हमने बात की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रॉजर्स का कहना है कि ओनली द सिंगल मोटिव इज देयर दैट इम्पेल्स ह्यूमन बीइंग टू एक्शन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा मोटिव है जो लोगों को कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए ही लोग आगे कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को मोटिवेट करता है आगे डेवलप होने में और ज़्यादा केपेबल बनने में। द टेंडेंसी इज डायरेक्शनल, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। ये कह रहे हैं कि डायरेक्शनल टेंडेंसी है, आपको डायरेक्शन देती है, गाइड करती है। कंस्ट्रक्टिव है और अच्छा बेटर बनने में, कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और ये सबके अंदर होती है। जैसे कि मैस्लो ने कहा था कि सिर्फ 2% लोग ही ऐसा कर सकते हैं, ये कहते हैं कि सबके अंदर होती है। और इस टेंडेंसी को आप सप्रेस नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये टेंडेंसी आपको बार बार मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। और ये मोटिवेशन चाहे टेंशन की फॉर्म में आए, चाहे नीड की फॉर्म में आए, चाहे ड्राइव रिडक्शन की फॉर्म में आए, चाहे क्रिएटिविटी या प्लेजर सीकिंग फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में ये टेंडेंसी आपको मोटिवेट करती है कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए। तो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग के बारे में इनकी ये थ्योरी है। और ये कहते हैं कि ये टेंडेंसी थोड़ी सी सेलेक्टिव होती है और पेज अटेंशन ओनली टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच प्रोमिसेस टू मूव द पर्सन कंस्ट्रक्टिवली। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी जो होती है ये सेलेक्टिव होती है, ये आपको हर चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करेगी, सिर्फ उन चीज़ों के लिए मोटिवेट करेगी जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कोई चीज़ आपसे कंस्ट्रक्ट करवाएं। कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ अच्छा करवाएं, कुछ बेटर करवाएं, कोई नीड फुलफिल करने के लिए या कोई होलनेस के लिए। तो ये एक पॉजिटिव टेंडेंसी है जो सबके अंदर होती है, एक फोर्स है जो लोगों को मूव करता है आगे और बेटर बनने के लिए। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का मतलब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कुछ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जैसा हमने सलीवन की इपॉक्स में देखा था। इसमें कोई स्टेजेस नहीं है डेवलपमेंट की। फ्रॉइड ने भी स्टेजेस दी थी, सलीवन ने भी दी थी, एरिक्सन का खैर अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो इनकी जो डेवलपमेंट थ्योरी है इसमें ये पर्सनालिटी को स्टेजेस में नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उसको कॉन्ग्रुएंस बिटवीन सेल्फ एंड हिज एक्सपीरियंस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी के सेल्फ और उसके एक्सपीरियंस में जितना कॉन्ग्रुएंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी बेटर तरीके से डेवलप होगी। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके एक्सपीरियंस से मैच नहीं करेगा तो आपकी पर्सनालिटी मैल एडजस्टेड होगी और एंजाइटी होगी आपके अंदर।
सेल्फ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्ग्रुएंट विद सेल्फ, इस चीज के ऊपर फोकस है कि पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ के साथ कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए दोनों चीजें, एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं। If we are taught to have a self concept that does not match what we actually experience, we are going to have difficulty. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। अगर आपको ये चीज़, कोई ऐसी चीज़ सिखाई है जिससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बना है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है। जैसे एग्जांपल है कि आपको ये सिखाया जाता है कि नाइस पीपल नेवर गेट एंग्री, जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों को गुस्सा नहीं करते। लेकिन आप कल को अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाओ जहाँ पे आपका किसी ने इंसल्ट कर दिया और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे आपके माइंड में एक डिफ़िकल्टी आ जाती है, इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है कि जो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट था, जो मुझे सिखाया था, और मेरा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एंग्जाइटी होती है। फिर the greater the discrepancy between self and experience, the greater maladjustment and anxiety. तो जितना आपका सेल्फ और उसके एक्सपीरियंस में ज़्यादा गैप होगा, डिस्क्रिपेंसी होगी, उतनी ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होगी। एंड और यही टाइम होता है जब लोग अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, डिस्टॉर्शन और डिनायल। तो या तो वो परसेप्शन को ही चेंज कर देते हैं अपनी कि शायद मैं ही गलत तरीके से देख रहा हूँ, या फिर वो डिनाइल कर देते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो वो दो चीज़ें आ जाती हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि द क्रूशियल प्रॉब्लम अकर्स व्हेन बिलीफ, values and perception of parents do not fit the child's experiences and feelings. प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स जो उनको सिखाते हैं या उनको वैल्यूज़ देते हैं या उनकी परसेप्शन जो बिल्ड करते हैं बच्चों की, एक्चुअली में उनके साथ एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है, वो चीज़ होती नहीं है उनकी लाइफ में। पेरेंट्स उनको सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं, ऐसा होता है, बहुत लव है वर्ल्ड में, हमको शेयर करना चाहिए, केयर करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअली में बाहर जाते हैं, फेस करते हैं वर्ल्ड को, तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है कि कोई उनके साथ शेयर नहीं कर रहा, कोई उनको केयर नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होता है, उनका जो कॉन्सेप्ट था और उनका जो एक्सपीरियंस है वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं, और वहाँ पे फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जो सोच के गए हैं वो चीज़ उनको नहीं मिलती है, जो सीख के गए हैं। और ये सिखाने वाले लोग जनरली वो होते हैं जो हमारी बहुत केयर करते हैं, जो हमसे बहुत क्लोज होते हैं। तो ये हमें हर चीज़ पॉजिटिव सिखाते हैं, लेकिन रियल एक्सपीरियंसेस हमारे थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब बच्चे जो है वो नेगेटिविटी से इफ़ेक्ट हो? तो पहले तो पहली चीज़ बोली है रोजर ने कि चाइल्ड की फीलिंग को और उस पहचानो कि उस टाइम पे वो क्या फील कर रहा है, वो क्यों एंशियस हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़, उसको थ्रेटन मत करो, उसको डराओ मत कि उसको पनिशमेंट मत दो कि तुम गलत सोच रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे वो खुद भी इतना कंफ्यूज होता है कि मेरे को बोला कुछ और, वो कुछ और रहा है। तो उसकी फीलिंग्स को समझो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको थ्रेटन नहीं करो, लेकिन उसको ये समझाओ कि बिहेवियर अगर गलत हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होता ही है। गलत नहीं करना चाहिए, गलत होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता ही है, और वो आपके साथ भी होगा अगर आप करोगे। और तीसरी चीज़ है, हॉस्टाइल बिहेवियर को क्लियरली और अनमिस्टेकनली रिजेक्ट कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसा बिहेवियर दिखाए कोई चाइल्ड, तो उसको क्लियरली समझाओ, उसको रिजेक्ट करवाओ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मतलब बच्चे एंशियस होके सडनली बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, या फिर अगर वो ऐसा कहते हैं कि आपने कुछ और बताया था और लोग तो कुछ और करते हैं, तो उस टाइम पे आपको उसको डराना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, ना ही उसको गलत बोलना है, उसको उल्टा समझाना है कि जो चीज़ गलत है उसका रिजल्ट भी गलत आता है और वो चीज़ एकदम ठीक नहीं है।
ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच या क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है उसकी, कार्ल रॉजर्स की। तो इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। पॉजिटिव इसमें क्या है कि ये पर्सनालिटी को बहुत पॉजिटिवली देखती है, इसको साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में काफ़ी यूज़ किया जाता है, लोगों को एनकरेज करने में, एथिकल ट्रीटमेंट्स में बहुत काम आती है। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये ह्यूमन साइंस है रैदर देन नेचुरल साइंस। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, तो ये ह्यूमन साइंस में आती है। अब इसकी नेगेटिविटी क्या है कि जैसे वो बोलते हैं कि क्लाइंट्स जो बोलते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको उन्हीं के बेस पे ये थेरेपी करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट हमेशा सच नहीं बोलता और क्लाइंट हमेशा रिलायबल नहीं हो सकता है वो क्लाइंट जानबूझ के अपने आप को अच्छा दिखा रहा हो। तो सेल्फ रिपोर्ट जो है वो क्रेडिबल नहीं होते हैं कई बार। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे इन्होंने अनकॉन्शियस मोटिव्स को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है, जो कि साइको एनालिटिक इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं कि बिहेवियर में अनकॉन्शियस मोटिव का भी उतना ही रोल होता है जितना कॉन्शियस मोटिव का। तो ये इनकी थ्योरी की वैल्यूएशन थी। थ्योरी थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस फ्लो में नहीं है, टुकड़े टुकड़ों में है इनकी थ्योरी। तो इसको जैसे है आपको उसी तरीके से याद करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी वर्डिंग्स भी इस यूनिट में जो दे रखी है वो समझने में थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगा था, क्योंकि इसको इतना इजी लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ है इस थ्योरी को। लेकिन अगर आप कहीं जैसे इसकी थ्योरी के बारे में लिखते हो तो मेनली आपको ये सारी हेडिंग्स बीच बीच में उसको डिस्कस कर लेना है। जितने भी वर्ड्स बताए हैं मैंने इसमें मेनली जो अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, वो चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है। तो थोड़ा सा यही है कि थ्योरी को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो है बेसिकली जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो इस थ्योरी के बाद हमारा ब्लॉक 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 3 में गॉर्डन ऑलपोर्ट की दोबारा से थ्योरी की बात हुई है, जो हमने पहले भी ट्रेड थ्योरी में उनके बारे में पढ़ा था। वो थोड़ा सा शॉर्ट में था, अब थोड़ा डिटेल में आएगा। तो इसको वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।